नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु लेकर आए हैं। ऐसी विषय वस्तु लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षक परीक्षा, आरपीएससी, रीट, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा, विभिन्न राज्यों में जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित होती है, जिसके अंतर्गत हिंदी पूछी जाती है, उस हिंदी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, वो है उच्चारण स्थान। तो आज हम लेकर आपके लिए आए हैं उच्चारण स्थान। हिंदी में जो आपने वर्णमाला एवं उसमें स्वर और व्यंजन का परिचय देखा था, और बहुत अच्छा वीडियो था जो आपने अच्छा लाइक किया, उसको शेयर किया और बहुत से लोगों ने उसको देखा है। तो उसी दृष्टि से स्टूडेंट की मांग के अनुसार उन्होंने उच्चारण स्थान को कैसे समझा जाए, किस वर्ण को किस रूप में बोला जाता है, कहाँ से उसका उच्चारण होता है, ये समझने के लिए कमेंट्स किए थे और बताया था कि सर आप हमें वो बताइए। तो हम उससे जुड़ा हुआ प्रश्न लेकर आए हैं, उससे जुड़ी हुई विषय वस्तु लेकर आए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हिंदी में उच्चारण स्थान किस प्रकार से होता है, जो फोनेटिंग सिस्टम होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उसी को देखना है। आप ध्यान से देखिए। ये हम शुरुआत करते हैं यहाँ उच्चारण स्थान की। ठीक है, ये है आपके, आप यहाँ देखिए। जो है आप, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंठ वर्ण की। ठीक है, जो ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में कंठ की सहायता से बोला जाए, वही कंठीय ध्वनियाँ होंगी। ठीक है, जैसे हम यदि बोलते हैं अ, क, तो कंठ के उच्चारण से, कंठ क्या है, सक्रिय है। कहाँ से ध्वनि निकल रही है? कंठ के द्वारा यह बोला जा रहा है, तो कंठ से ध्वनि निकल रही है, इसलिए इसे कंठीय कहा गया है। हम आपको बता दें कि देखिए, बहुत ही विषय जो है कठिन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। साइंस का जो चैप्टर है ये वैज्ञानिकता पर आधारित है। एक एक अंग का जो सक्रिय भाग है उससे उसका उच्चारण हो रहा है। चलिए हम यहाँ पर आपको सामान्य सी जानकारी दे दें कि यदि किसी बालक को, जैसे सामान्य छोटा सा बच्चा होता है, जब वो बोलना सीखता है तब आप उसकी ध्वनि को देखकर, उसके बोलने के प्रकार को देखकर हंसते हैं। तो इसलिए होता है कि उस समय इन सब क्रियाएं सक्रिय नहीं होती, पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं होती। वो बोलना सीख रहा होता है, तब हकलाते हुए, तुतलाते हुए बोलता है और आपको बहुत आनंद आता है। ठीक है, धीरे धीरे जब उसकी क्रियाओं का विकास हो जाता है, उसके अंगों का विकास हो जाता है, और उसके बाद वह सही उच्चारण करना सीख जाता है। तो यहाँ आपको बहुत अच्छा उदाहरण देखा आपने। यहाँ हम बात करते हैं कंठ से उच्चरित ध्वनियों की। ठीक है, जो कंठ से उच्चरित ध्वनियां होती हैं, ये कंठ से उच्चरित ध्वनियां जो है, देखिए आप, जो कंठ से उच्चरित ध्वनियां होती हैं जिसमें कंठ सक्रिय रहे, हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप स्वयं इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आए तो हमें वापस से बताइए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, तो हम इसको दोबारा से समझाएं आपको। और जाहिर सी बात है कि हम आपको 5 मिनट में ये पूरा सेशन जो है, पूरा उच्चारण स्थान का जो है, हम इसको समझा देंगे आपको। और इसको देखने के बाद एक अनुभव महसूस करेंगे कि बहुत अच्छी जानकारी हमने अर्जित की है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंठ से, जहाँ से उच्चरित ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ से उच्चरित जो ध्वनि है, जो वर्ण है, वो है अ। देखिए आप स्वयं उसका साथ में अभ्यास कर सकते हैं। आप कहाँ से आवाज़ जो निकल रही है, ध्वनि जो निकल रही है, नाद जो हो रहा है, गूंज जो हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? कंठ से हो रही है। तो अ, आ, अह और क वर्ग और ह, ये जो है कंठ से उच्चरित ध्वनियां है। ह स्वरतंत्री वर्ण है, उसे स्वरतंत्री कहा जाता है, और उसका उच्चारण जो है कंठ से ही होता है। अब क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वो देखना है आपको। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अब ये जो है कंठीय चलिए अब हम देखते हैं। आप देखिए, जो होता है तालु से उच्चरित ध्वनियां। अब तालु क्या होता है, यहाँ आपको देखना है कि जो तालु से उच्चरित ध्वनियां कौन सी होती हैं। ये तालु है आपका।
यहाँ से उच्चरित ध्वनियाँ, जैसे आपको हम समझा दें कि जे आप इसके साथ में अभ्यास करिए। जैसे देखिए आपके मुख है, मुख विवर में दांत है, दांत के ठीक पास का जो हिस्सा है उससे थोड़ा और पीछे का जो हिस्सा है वो होता है तालु। जैसे हम बोलते हैं ई, तो हमारी जो जीवा है वो दोनों कोने से ऊपर स्पर्श कर रही है और ध्वनि बाहर आ रही है, ठीक है। ई ई, फिर च, तो च जब आपने बोला दांत के पीछे का कठोर हिस्सा है उससे थोड़ा और ऊपर का जो हिस्सा है वो है आपका तालु, वहां से आप बोल रहे हैं, तो च वर्ग इसके अंतर्गत आता है। और तालु सक्रिय है ना, जीवा यहाँ तालु को स्पर्श करके व्यंजन बोली जा रही है, वर्ण बोले जा रहे हैं, इसलिए ये तालव्य कहलाएंगे, ठीक है। ई च वर्ग, य और श, ये किस में आ रहे हैं, तालव्य व्यंजन आएंगे। अब च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो आपको देखना है। च, छ, ज, ज, इय। देखिए पहले अंग था वहां और ये क्या है, इय, ठीक है। ये जो ध्वनि है ये क्या है, इय, ठीक है। ये इय की ध्वनि इस प्रकार से होती है जिसका प्रयोग शब्दों में होता है, और इन सबका अंतर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ इनका प्रयोग हो रहा है, कैसे इनका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो जो व्यंजन, जो ध्वनियाँ, जो वर्ण यहाँ तालु की सहायता से उच्चरित होते हैं, जीवा तालु को स्पर्श करके हुए उच्चारण होता है, वह तालव्य कहलाते हैं। एक बार और आप अध्ययन कर लीजिए, जैसे कि ई च वर्ग, य और श, ठीक है, ये तालव्य व्यंजन है। इनसे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्न में से कंठ्य वर्ण है, अब आपको कंठ्य वर्ण देखना है, तो आपको ये पता है कि कंठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो जल्दी से आप उसका आंसर दे सकते हैं और अपने जो अंक की तालिका है उसको बढ़ोतरी में आप ले जाते हैं। और जितना अच्छा अध्ययन, विस्तृत अध्ययन करेंगे उतने अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। और आप हमसे श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए ताकि आपके हिंदी प्राथमिक शिक्षक की में 30 अंक की आएगी और 30 में से 30 अंक पूरे प्राप्त कर लेंगे। हाँ, हमारे पास समय की व्यस्तता है, फिर भी आपके हिंदी का जो सिलेबस है वो इस परीक्षा से पूर्व हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम जुड़ते हैं, नेक्स्ट जो है आपका भाग वो है मूर्धा। देखिए मूर्धा मतलब होता है जहां से मूर्धन्य वर्ण बोले जाए, ठीक है। मूर्धन्य, मूर्धा, तो दांत के थोड़ा सा पीछे का जो हिस्सा है वो मूर्धा है और इसके थोड़ा पीछे तो तालु आ जाता है। तो मूर्धा में कौन कौन सी चीज सक्रिय होती है, देखिए आप खुद अभ्यास करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। री, री, री टूर शाणाम मूर्धा, ठीक है। जिस प्रकार से ये परिभाषाएं सभी की है, इसमें आपको बता दें कि री यहाँ से बोला जाता है, फिर उसके बाद ट वर्ग बोला जाता है और फिर श बोला जाता है। और जो दो ध्वनियां हैं ड और ड, उच्छिप्त ध्वनि जिन्हें कहा जाता है, ताड़न जात जिन्हें कहा जाता है, द्विस्पृष्ट जिन्हें कहा जाता है, ये जो दोनों ध्वनियां हैं इनका भी उच्चारण स्थान यही है क्योंकि ये ड और ढ से विकसित है। तो यहाँ से जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से उच्चरित ध्वनियां है री, री, ट वर्ग और श, है ना। ये जो श है ये इसका उच्चारण स्थान यहाँ से होता है। तो यहाँ ये सभी हैं। अब ट वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है, ड, ड, ठीक। ये आपके यहाँ से उच्चरित ध्वनियां हैं जो मूर्धा के स्थान से उच्चरित होती हैं। देखिए अब इसमें जिह्वा की स्थिति क्या रहती है, जो जिह्वा है आपकी, ये आपकी जिह्वा हो गई है और ये जो है ट, जैसे ही आपने बोला यहाँ से थोड़ी सी ऊपर मुड़ती है, क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर मुड़कर ऊपर जहां दांत के पिछले ही भाग से दांत के थोड़े से आगे वाले हिस्से को टच करती है, वो स्थान क्या है, मूर्धा कहा जाता है, जिसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। तो मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हुए, री, ट वर्ग और श, ठीक है, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन हुए। अब हम बात करते हैं जो वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं वो होते हैं नासिक के व्यंजन, ठीक है। जैसे इसे कहा जाता है अम, अंग, इय, न, न, म, ये नासिका के द्वारा उच्चरित होते हैं। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनके जो लास्ट में अंतिम अक्षर जो होते हैं पंचमा अक्षर कहलाए जाते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है 25 होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जीवा है ये मूर्धा में जो हो रहा है, जीवा क्या है, दांत के जो ऊपर वाला खुरदरा भाग है वहां स्पर्श कर रही है, जैसा आपको अभी समझाया था। और इसी के साथ में जो पंचमा अक्षर होते हैं जिनमें नासिका, नाक की सहायता से बोला जाता है, तो ये वर्ण जो है ये हैं, आपने देखे, ठीक है। कौन से थे ये वर्ण, देखिए ये जो हैं ये हैं, ठीक है। यहाँ से जो बोले जाने वाले हैं
ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं जो है दंत, दांत की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे टीथ है ना, इन्हीं कहा जाता है लितृलसानाम दंताः। ठीक है, क्या कहा जाता है? लितृलसानाम दंताः। अब यहाँ पर क्या होता है, जो जीवा है वो दंत को स्पर्श करके बोली जाती है। उच्चारण में जीवा क्या होती है? दांतों को लगती है। जो जीवा है वो इसको स्पर्श करती है, दांत को स्पर्श करती है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए जो वर्ण है वो दंतय कहलाएंगे। कौन से वर्ण कहलाएंगे? दंतय वर्ण। ठीक है, दंत जो ये वर्ण है दंतय वर्ण, यहाँ पर आपके देखिए इसमें, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। होते हैं त वर्ग, उसके बाद स। ठीक है, त वर्ग और स, ये क्या होते हैं? दंतय वर्ण होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके जो दंतय वर्ण होते हैं उनका उच्चारण होता है, जिसमें ल और स दोनों होते हैं, ल और स। अब इनमें देखिए, इनका उच्चारण करते समय जब आप इनका उच्चारण करते हैं तब जीवा जो होती है दांत को स्पर्श करती है, जैसे त, थ, द, ध, न, और आपने बोला स और ल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दांत को स्पर्श करके बोले जाने वाले वर्ण हैं, इसलिए इनको कहा क्या जाता है? दंतय कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर अब है औष्ठ, होठों के द्वारा जो बोले जाते हैं। ठीक है, औष्ठ वर्ण, उपदमानीयानाम औष्ठः। इसमें क्या होता है कि इनका जो उच्चारण होता है जीवा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिलते हैं। क्या होता है? जीवा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिलकर उच्चारण होता है। ठीक है, दोनों ओष्ठ परस्पर मिलकर इनका उच्चारण होता है। तो जो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ण। अब इसमें अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो आप देखिए, उ, उ और प वर्ग। कौन कौन से आते हैं? उ, उ और प वर्ग इसके अंतर्गत बोले जाते हैं। उ, उ और प वर्ग। अब प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ और म। ये वर्ण जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं, जैसे लिप्स से बोले जाते हैं। क्या कहा? किससे बोले जाते हैं? लिप्स। लिप्स मतलब आपके होठ जो होते हैं, इन ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो आपके, अब इसके द्वारा आप देखिए यहाँ पर जो आपका कंठ और तालु, जो हाँ दोनों सक्रिय रहते हैं। यहाँ ये कंठ है और ये तालु है, दोनों सक्रिय होकर जो बोले जाने वाले वर्ण हैं, जिन्हें कंठ तालु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठ तालु। जहाँ कंठ और तालु दोनों की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होता है उसे कंठ तालु कहते हैं। जैसे कि ए आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। क्या है? ए आई का उच्चारण स्थान वो है कंठ तालु है। अब ए जो किससे मिलकर बन रहा है? अ प्लस ई से मिलकर बनता है। आपको पता है जो ए है ये अ प्लस ई से मिलकर बनता है, और इन दोनों के मिलने से कारण क्या हुआ कि ये जो अ है ये कंठई है और ई जो क्या है? तालु है। तो इन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो दोनों के संयोग से उच्चरित ध्वनि हो गई कंठ तालु। कौन कौन सी ध्वनि हुई कंठ तालु? ए और आई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है कंठोष्ठ ध्वनि। अब देखिए कंठोष्ठ ध्वनि जो है ये कंठोष्ठ ध्वनि, जिसमें कंठ और ओष्ठ, ये कंठ और ये ओष्ठ दोनों सक्रिय रहे। अब आपको पता है कि दोनों सक्रिय रहेंगे तो ये जो ओ जो बनता है ये अ प्लस उ से मिलकर ओ बनता है। ठीक है, तो ये जो कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बन रहा है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर? जो उच्चारण स्थान है वहां जो है ओ दोतो हो कंठोष्ठम, मतलब आपका जो कंठ और ओष्ठ दोनों को भाग सक्रिय होकर उसकी संयोग से बोले जा रहे हैं, जिसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, ये आपने पूरा उच्चारण स्थान समझा। एक बार हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। देखिए जैसे अब जो है कंठ ध्वनियां हैं, ठीक है, कंठ ध्वनि के अनुसार क्या आ जाएगा परिभाषा में? अकुह विसर्जीयानाम कंठः। जैसे कि आ वर्ग, आ क वर्ग और ह, ये जो है
क्या कहलाएंगे, कंठीय वर्ण कहलाएंगे। अब जो तालु से उच्चरित ध्वनियां हैं, तालु से उच्चरित ध्वनि जो है वो कहलाएंगी इत्युशानाम तालुह, ई च वर्ग और य और श। ठीक है। फिर जो आपकी है मूर्धा जो ध्वनियां हैं, जो मूर्धा की सहायता से बोली जाती हैं, वो कहलाएंगी ऋटुर्षाणाम मूर्धाः, जिसमें री और ट वर्ग आता है। ठीक है, ट वर्ग आता है। और उसी के साथ में जो है आपके ट ठ ड ढ ण और र और श इसके अंतर्गत आता है। ये श और र जो ध्वनि है वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं दंत की, जो दांत की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है। किसकी सहायता से, दांत की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण, इसको हम कहते हैं लीतुलसानाम दंताः। जैसे त वर्ग और स, ये जो है लीतुलसानाम है, और ल ये जो है स ल और त वर्ग, त थ द ध न। ठीक है, और ल और स। अब हम बात करते हैं ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण, जो ओष्ठई कहलाएंगे। ठीक है, इसमें है आपके जो ओष्ठीय वर्ण जो है वो उपदमानीयानाम ओष्ठः, और इसके अंतर्गत बोले जाएंगे उ और प वर्ग। ठीक है, ये इनके द्वारा उच्चरित होंगे। अब हम देखते हैं इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें। देखिए कंठ, नासिका से जुड़ी हुई चीजें देखिए आपने, और कंठोष्ठ देखे। ठीक है, कंठ तालु देखें। अब इनसे जुड़े हुए जो संबंधित चीजें हैं, हम कुछ शब्द देखते हैं जिनमें जो होता है पंचमा अक्षर का प्रयोग होता है और बिंदी का प्रयोग होता है। जैसे हम यहाँ पर एक और वर्ण देखते हैं दंतोष्ठ, जो दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोलता है, जिसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं, दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ वर्ण क्या कहलाएगा, दंतोष्ठ वर्ण। अब दंतोष्ठ जो क्या है, जिसमें दंत और ओष्ठ दोनों ही सक्रिय रहे, वो क्या है, व। ठीक है, क्या है, व। दंत और ओष्ठ दोनों ही सक्रिय रहे, वो है व। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जो चीज हम देखते हैं इससे जुड़ी हुई, आपको जो उच्चारण स्थान से संबंधित चीजें देखा है कि किस प्रकार से इनका उच्चारण होता है, यो आपने देखी है। उस प्रकार से नासिक के व्यंजन देखे हैं, जो इसमें नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख अवयव वायु को रोकते हुए, परंतु वही वायु पूरी तरह मुख से न निकलकर नाक की सहायता से निकल जाए, वही क्या कहलाएंगे, नासिक व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नासिक व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देखे हैं। अब एक नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि क्या होता है पार्श्विक। पार्श्विक, अब पार्श्विक वर्ण क्या होता है, पार्श्विक वर्ण जो है वो है ल। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, क्या होता है पार्श्विक। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का, जिस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा जो है श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और उस वायु उसके अलग से बगल से होकर निकल जाती है ना, वह क्या लाएंगी पार्श्विक। जैसे हम बोलते हैं ल, तो जिह्वा क्या होती है, बीच में खड़ी हो जाती है और बगल से वायु निकल जाती है, इसलिए क्या हो गया, वो पार्श्विक व्यंजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लुंठित वर्ण या प्रकंपित किसे कहा जाता है, प्रकंपित। देखिए प्रकंपित में क्या होता है, प्रकंपित का अर्थ होता है कांपता हुआ। अब जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा की जो नोक है वायु से रगड़ खाकर, वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती हैं, उसे प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। तो प्रकंपित व्यंजन क्या है, र है। क्या है, प्रकंपित व्यंजन र। जीवा क्या होती है कि व्यंजन के उच्चारण में जीवा की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती हुई रहती है। जैसे र, तो क्या हो रहा है, आप बोल रहे हैं र, र, तो जीवा क्या होती है, कांप रही है। जिस प्रकार से सर्दी में मनुष्य ठंड लग जाती है और कांपता है, तो यहाँ पर जीवा जो है र बोलने पर कांपती है, इसलिए वह क्या होती है, प्रकंपित वर्ण होता है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धस्वर। अब अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है, क्या है, अर्धस्वर। जो अर्ध स्वर होते हैं
वो होते हैं य और व। क्या होते हैं? य और व। अब इसमें क्या होता है, ये संस्कृत में य और व ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो पूर्ण रूप से स्वर है, न पूर्ण रूप से क्या है, व्यंजन है। जब इनका उच्चारण किया जाता है तब श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वह प्रयत्न न के बराबर होता है। जैसे य और व, तो प्रयत्न तो कर रहे हैं पर वो प्रयत्न न के बराबर होता है, फिर भी ये ध्वनियां क्या है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उच्छिप्त की। उच्छिप्त, जिन्हें उच्छिप्त कहा जाता है, ठीक है, ये उच्छिप्त का अर्थ हुआ होता है फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है उन्हें उच्छिप्त कहते हैं। क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय जीवा का जो अग्रभाग है मूर्धा को स्पर्श करते हुए झटके से वापस आ जाए। और उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें ताड़नजात व्यंजन कहते हैं, द्विस्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। अब कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए। ये जो दोनों हैं वो है ये ड और ढ, इन दोनों से विकसित ध्वनियां हैं। यहाँ पर बिंदी लग जाती है, इससे यह विकसित ध्वनियां है, इसलिए ड और ढ इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये उच्छिप्त ध्वनियां हो गई हैं। ठीक है, यह आपने उच्चारण स्थान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखी है। ठीक है, अब हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जो पंचमा अक्षर से जुड़कर बनती है। किससे बनकर जुड़कर बनती है? पंचमा अक्षर से जुड़कर बनती हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कंठ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बिंदी है वह किसका स्वर हो रहा है? यहाँ पर ण का। ठीक है, किसका स्वर हो रहा है? ण का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पंचमा अक्षर से संबंधित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ण होता है ये आधा न है, इस ण का उच्चारण यहाँ हो रहा है और ये बिंदी के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है, नेक्स्ट जो हमने लिख लिया मद, और यहाँ पर बिंदी लगा दी, तो क्या हो गया? ये आधा न हो गया है, मंद। तो ये पंचमा अक्षर से संबंधित ध्वनियां है, ये क्या हो गया है? मंद। हम यहाँ लिख देते हैं संयम, और यहाँ अगर हम बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? संयम। तो ये जो इया है इससे संबंधित ध्वनि है।